तो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं प्रश्न संख्या 4, 5 और 6। तीन प्रश्न के आज के वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो भले लंबा हो सकता है, तो वीडियो को आप लोग छोड़कर नहीं जाना है। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 4 को भी देखे हैं, इससे पिछले वाले वीडियो में प्रश्न संख्या 3 को देखे हैं, और उससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 1 से 5 तक को देखे हैं। क्योंकि उससे पिछले वाले वीडियो में वन लाइनर आने की शॉर्ट टाइप क्वेश्चन था, तो अब जो वीडियो देख रहे हैं हम लोग लॉन्ग टाइप को आंसर को देख सकते हैं। वीडियो भले लंबा हो, वीडियो को आप लोग छोड़ के नहीं जाइएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो आप लोग को पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग एक करके प्रश्न को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आंसर को भी देखेंगे। ठीक है, तो चौथा प्रश्न है हमारा, वो भारत में भौतिक भूगोल की विशेषता का वर्णन करना है। पांचवा प्रश्न जो है हमारा, वो मौलिक अधिकारों को आप क्या समझते हैं और भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों की व्याख्या करना है। और छठा प्रश्न है हमारा कि विनोबा भावे के जीवन में और उनके प्रमुख विचारों पर प्रकाश डालना है। ठीक है, अगर वीडियो समझ आएगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में हम लोग तीन प्रश्न का उत्तर देखने वाले हैं। चलिए ज्यादा लेट नहीं करते, हम फटाफट करके एक एक करके हम लोग उत्तर को देखते हैं। तो ये रहा चौथा प्रश्न का उत्तर। चौथा प्रश्न था हमारा कि भारत के भौतिक भूगोल को भारत को कितने भागों भूगोलिक भागों में बांटा गया और उसके प्रमुख वर्णों का, यानी कि प्रमुख भागों का वर्णन करना था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग कि भारत के भौतिक भूगोल को अत्यधिक विविधि, और जिसमें उत्तर में विशाल हिमालय, जलोढ़ उत्तरी मैदान, और दक्षिण में प्राचीन प्रायद्वीपीय पठार, थार मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह को शामिल किया गया है। यह विविधता जो है भारत में पर्वतों, मैदानी और मरुस्थलीय पठारों को द्वीपों के आधार पर एक अनूठा भौगोलिक में मिश्रण बन जाती है। अब हम लोग देखते हैं एक एक करके कि भारत के मुख्य भौगोलिक यानी भौतिक भौगोलिक विभागों का इस प्रकार के हैं। पहला हो जाएगा हिमालय का पर्वतमाला, यानी द हिमालय ऑफ माउंटेन्स। ठीक है, यह एक भारत की उत्तरी सीमा पर एक परही यानी पर हरी की तरह खड़ा है, जो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। यह मुख्य रूप से तीन समांतर श्रृंखलाओं में हिमंद्री, हिमाचल और शिवालिक में बांटा गया, जो कि ये क्लास 11th में आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर आप लोग पहले वाला नोट्स निकाल कर चले जाते हैं तो आप लोग एग्जामिनेशन में बल्ले बल्ले कर सकते हैं। ठीक है, यह भारत को ठंड से बचाता है और सदाबहार नदियों को स्रोत बन जाता है। ठीक है, दूसरा है हमारा उत्तरी मैदान, यानी द नॉर्थर्न प्लेन्स। ठीक है, हिमालय में दक्षिण में स्थित यह मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों से द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से बनी है। यहाँ कृषि की बात करें तो दृष्टि में बहुत ही उपजाऊ और संघन जनसंख्या वाला क्षेत्र बन जाता है। तीसरे है हमारा प्रायद्वीपीय पठार, यानी द पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, यह एक भारत का सबसे पुराना भूभाग है, जो दक्षिण भारत में बड़े हिस्से में कवर करता है। यह खनिज संसाधनों जैसे कोयला और लौह का प्रमुख भंडार है। इसमें दो मुख्य भागों में, मध्य उच्च भूमि और दक्कन के पठार भागों में बांटा गया है। ठीक है, अगला है हमारा भारतीय मरुस्थल, यानी द ग्रेट इंडियन डिस्ट्रैक्ट थार, यानी अरावली पहाड़ियों में पश्चिम में स्थित यह क्षेत्र बहुत शुष्क है, जो कि जहाँ रेतीले टीले और वहीं बहुत ही कम वनस्पति पाए जाते हैं। तीसरा चौथा पॉइंट हो जाएगा हमारा तटीय मैदान, द कोस्टल प्लेन, यानी प्रायद्वीपीय पठार के किनारों में पर पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदानों है, जो समुदाय तटीय गतिविधियों, कृषि और मत्स्य पालन की एक महत्वपूर्ण है। ठीक है, द्वीप समूह की बात करें तो द आइलैंड्स, भारत में दो प्रमुख द्वीपों की बात करें तो लक्षद्वीप में अरब सागर में स्थित है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जो भारत के समुद्री सुरक्षा और पर्यटन को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो देखिए ये सब जो पॉइंट है, सभी पॉइंट को आप लोग को लिखना है और मैप में दर्शा देना है, तब आप लोग को 15 नंबर में 15 नंबर फुल मार्क्स मिल सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं भौगोलिक विशेषताओं की। तो भारत में भौगोलिक स्वरूप इसे दक्षिण पूर्व एशिया की एक विशिष्ट भू राजनीतिक और आर्थिक पहचान देता है, जहां नदियां, पर्वत और जलवायु यहाँ की जीवन शैली और अर्थव्यवस्था को आकर देती है। तो ये रहा जो है हमारा चौथा प्रश्न का जो उत्तर रहा। ठीक है, अब हम लोग पांचवें प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। तो पांचवा प्रश्न का जो उत्तर है हमारा ये रहा। पांचवा प्रश्न जो था हमारा कि भारत में मौलिक अधिकारों का क्या वर्णन है, प्रमुख वर्णन को लिखना है, उसके बारे में था। तो चलिए देखते हैं कि
मौलिक अधिकारों भारतीय संविधान के भाग 3 में है, जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में वर्णित है। ठीक है, वे बुनियादी मानवाधिकार जो देशों को नागरिक और स्वार्थ गिनिक विकास और भौतिक बौद्धिक और नैतिकता और अधिकतम जो है कि अनिवार्य है। ठीक है, यानी जो भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है वह नागरिक के लिए बहुत ही बेटर है। ठीक है, इसमें सभी चीज को सुविधा प्राप्त कराती है और यह इसमें न्यायोचित यानी जस्टिकल और अर्थात इससे उल्लंघन पर नागरिकों को सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का जा सकते हैं। यानी आपको किसी भी तरह का तकलीफ होगा तब डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। ठीक है, यह जो है भाग 3 मौलिक अधिकारों में वर्णन जो है आप लोग को मिला है। अब देखते हैं हम लोग भारतीय संविधान के प्रथम मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार यानी राइट्स ऑफ इक्वलिटी की बात करते हैं। संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिनमें से प्रथम हमारा हो जाएगा समानता का अधिकार, जिसमें आर्टिकल 14 से 18 तक में जिक्र किया गया है। ठीक है, यह जो है वह कानून समझ समानता और भेदभाव को निश्चित गारंटी देता है। चलिए देखते हैं एक एक करके हम लोग आर्टिकल की बात करते हैं। अनुच्छेद 14 जो है हमारा विविध के समझ समानता की बात करता है। राज्य में भारत के किसी भी व्यक्ति को कानून के समझ समानता या कानूनों को समान संरक्षण की करने वंचित नहीं करेंगे। ठीक है, यानी किसी भी राज्य में आप लोग को जो है वह किसी व्यक्ति को कानून को समझ समानता मिलेगा या कानून के समान संरक्षण करेंगे, यानी कानून का नियम करेंगे, नियम का पालन करेंगे। और अब हम लोग आर्टिकल 15 की बात करते हैं। अनुच्छेद 15 को, इसमें भेदभाव का निषेध किया गया। राज्य, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के बीच कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये आर्टिकल हम लोग क्या है 15 में बताया गया, यानी अनुच्छेद 15 में। अब अनुच्छेद 16 जो है हमारा वह अवसर की समानता देता है, यानी सरकारी नौकरियों में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करता है। ठीक है, अब हमारा अनुच्छेद 17 जो कि अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत। आप लोग अस्पृश्यता का मतलब समझ जाएंगे, छुआछूत होता है। ठीक है, यानी अनटचेबिलिटी जो कि समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका आचरण दंडनीय अपराध है। यानी कोई आपके साथ भेदभाव करता है, यानी छुआछूत करता है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाकर के उस व्यक्ति को आप लोग दंडनीय अपराध दिला सकते हैं। ठीक है, अब जो है हमारा अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत होता है। सेना या शिक्षा से संबंधित को छोड़कर राज्यों में कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। ठीक है, इसकी महत्व की बात करें तो इसकी महत्व जो है ये अधिकतर अधिकार लोकतंत्र के आधार पर स्तंभ है, जो राज्य की मनमानी शक्ति के खिलाफ नागरिकों को रक्षा करते हैं और स्वतंत्र समानता और बंधुत्व के मूल रूप से सुनिश्चित करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर लो। अब हम लोग छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न का उत्तर जो है हमारा ये रहा। छठा प्रश्न का जो उत्तर है अब वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह है विनोबा भावे के जीवन परिचय के बारे में। ठीक है, तो आप लोग को जो ये प्रश्न है आप लोग को छोड़ना नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया सवाल है अंडरस्टैंडिंग इंडिया में। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट वीडियो अभी तक देख रहे हैं वो लास्ट तक जरूर देख के जाएं, ताकि आप 29 या 30 अप्रैल वाले पेपर में पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कि आचार्य विनोबा भावे 11 सितंबर 1895 और 15 से 1982 के बीच में महात्मा गांधी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी में एक प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक और भूदान आंदोलन के जनक थे। उन्होंने अहिंसा, सामाजिक समानता और सर्वोदय में सिद्धांतों का पालन करते हुए वह अपने जीवन को गरीबों और दलितों को सेवा करने में क्या किए समर्पित कर दिए। ठीक है, विनोबा भावे जीवन की परिचय की बात करें, उनका जो जन्म और प्रारंभिक जीवन है, विनोबा भावे का मूल नाम था विनायक नरहरि भावे। उनका मूल नाम क्या था? विनायक नरहरि भावे। उनका जो जन्म था महाराष्ट्र के कोलाबा जिले के गागोदे गांव में धार्मिक ब्राह्मण परिवार में उसका जन्म हुआ था। ठीक है, गांधी जी से जुड़ाव की बात करें तो 1916 में उन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई छोड़कर गांधी जी साबरमती आश्रम में शामिल होने का निर्णय लिया। गांधी जी ने उन्होंने अनुशासन और कर्तव्य रणनीयता के कारण बहुत ही पसंद किए। ठीक है, अगला पॉइंट है कि आध्यात्मिक झुकाव। आध्यात्मिक झुकाव के कारण वे एक आध्यात्मिक संत थे जिन्होंने गति, उपनिषद और वेद, कुरान और बाइबल का गहन अध्ययन किया था। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा कि संत की उपाधि की बात करें, उन्होंने सम्मान पूर्वक आचार्य कहा जाता था। वे गांधी जी की रचनात्मक कार्यक्रमों जैसे खादी, ग्रामोद्योग और साक्षरता को सक्रिय थे। इसकी पुरस्कार की बात करें तो 1958 में सामुदायिक नेतृत्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे। क्या थे? पहले व्यक्ति थे। 1983 में उन्होंने
प्रांत भारत रत्न में शामिल किया गया, इसमें भारत रत्न में शामिल किया गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग विनोबा भावे के प्रमुख विचारों के बारे में। जो विनोबा भावे थे उनके प्रमुख क्या क्या विचार थे उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, विनोबा भावे के विचार गांधीवाद विचारधारा के विस्तार थे, जिसमें अध्यात्म और सामाजिक परिवर्तन का अनूठा मेला था। ठीक है, पहला जगह भूदान आंदोलन 1951 में। इस सब में आप लोग को ध्यान से देखना है क्योंकि पूछा जाएगा प्रश्न की भूदान आंदोलन कब हुआ था। तो जो भूदान आंदोलन था 1951 में हुआ था, और यह उनका सबसे प्रसिद्ध कार्य था। तेलंगाना कोच पोचमपल्ली गांव से शुरू होकर उन्होंने जमींदारों से उनकी जमीन का एक हिस्सा दान में मांगा ताकि उन्होंने भूमिहीन गरीबों को विपरीत किया जा सके। ठीक है, दूसरा है हमारा सर्वोदय यानी सबका उदय, यानी उन्होंने सर्वोदय यानी सर्वांगीण विकास की बात की। अवधारणा को बढ़ाया गया और वे एक समाज को कल्पना करते हुए जहां जाति वर्ग और धर्म का कोई भी भेदभाव ना हो। ठीक है, सबसे कमजोर व्यक्ति का भी उत्थान हो। तीसरा हो जाएगा ग्राम का स्वराज। उनका मानना था कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए और गांवों को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। वे ग्राम दान और पूर्वे गांव का दान था के माध्यम से सामुदायिक और स्वामित्व को बढ़ावा देना चाहते थे। ठीक है, अगला हमारा चौथा अहिंसा और प्रेम। विनोबा भावे दृढ़ के विश्वास था और सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हिंसा से नहीं बल्कि वह प्रेम और सहयोग द्वारा हृदय का क्या करते थे, वह मध्यम का सत्ता देते थे। ठीक है, अगला पॉइंट है पांचवा कि हमारा ज्ञान में शिक्षा। उनका विचार में शिक्षा और व्यवहारिक कार्य, शारीरिक श्रम और नैतिक मूल्य शामिल होना चाहिए। उन्होंने नई तालीम बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा दिया। ठीक है, छठा प्रश्न हमारा धार्मिक और अध्यात्म में वे धर्म आत्मनुभित और व्यवहारिक आचरण से जोड़ते हैं। उन्होंने कहा कि विज्ञान के धर्म नहीं बल्कि आत्म टोंगित है, क्या था, आत्म टिकेगी। ठीक है, ये जो रहा हमारा छठा प्रश्न का उत्तर रहा, जो कि विनोबा भावे के फुल वीडियो हमारा यही रहा। ठीक है, तो वीडियो आपको पसंद है वीडियो को फटाफट लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और पीछे वाले वीडियो को जरूर देख लें। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में